नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मारवाड़ के राजवंश वाली ही अगली क्लास। अभी अपन ने कल की क्लास के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से गिरी सुमेल का युद्ध पढ़ा था। यदि आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले वो वाली देखिएगा। गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में थोड़ा सा बता दूं। गिरी सुमेल का मैदान जो है वो अब आपके पड़ेगा ब्यावर जिले में, क्योंकि जैतारण चला गया है ब्यावर में। 1544 के अंदर युद्ध हुआ जिसमें मालदेव के सेनापति जैता और कुंपा थे, और वहां से शेरशाह की सेना थी। और शेरशाह का जो कोटेशन वहां पे पूछा जाता है वो है, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। आगे याद बात दिमाग में। अब आगे बढ़ा। आगे जो है मैंने कहा था कि मालदेव के बाद वही जो है रानियों का मोह प्रेम उसके अंदर, क्योंकि रानियों से जो मोह के अंदर जो है ज्येष्ठ पुत्र को छोड़कर बाकी को जो है उत्तराधिकारी चुन लिया जाता था राजाओं द्वारा। वही चीज हुई चंद्रसेन के साथ भी। और ये चंद्रसेन वाली क्लास है ना, ये यदि आप लोगों में से कोई स्कूल व्याख्याता देना चाहता है, मैंने उसके अंदर करवाई भी थी, ये स्कूल व्याख्याता देना चाहता है या सेकंड ग्रेड दोगे तो ये स्पेशली मुगल राजपूत संबंध के अंदर राव चंद्रसेन भी पढ़ना है और स्पेशली मेंशन किया हुआ देते हैं। तो ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि अपन जोधपुर के शासक भी देख रहे हैं ना, तो ये राव चंद्रसेन वाली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करें शुरू। सबसे पहले जो एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज है उसमें देखो, कोई शासक पढ़ रहे हैं तो परिचय जैसे पढ़ लिया। जन्म 1541, मृत्यु 1581। ठीक है, 1581। पिता कौन थे? मालदेव और माता स्वरूप देवी। इन स्वरूप देवी के मोह में ही चंद्रसेन को उत्तराधिकारी चुना गया। इनके बड़े पुत्र और थे मालदेव के, राम सिंह और उदय सिंह। ठीक है, उदय सिंह और राम सिंह और थे, लेकिन इनको चुना गया। जो एग्जाम में आपको पूछा जाता है उसमें इंपॉर्टेंट है इनकी उपाधियां। खूब बार पूछी गई, ठीक है, बहुत बार पूछी गई। राव चंद्रसेन की तुलना की जाती है मेवाड़ में महाराणा प्रताप से। क्यों की जाती है? क्योंकि देखो, महाराणा प्रताप ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और राव चंद्रसेन ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप भी छापामार युद्ध पद्धति के साथ में मुगलों को परेशान करते रहे और राव चंद्रसेन ने भी छापामार युद्ध पद्धति के साथ परेशान किया है। तो इनकी जो प्रमुख उपाधियां हैं उनमें ध्यान रखना है आप लोगों को कि एक तो देखो, मारवाड़ का प्रताप कहा गया, भाई वो मेवाड़ के थे। महाराणा प्रताप कहां से संबंधित है? यदि अपन बात करें महाराणा, और राणा जो है वो मेवाड़ के शासक ही लगाते हैं। तो यदि आप बात करोगे महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप कहां के शासक थे? मेवाड़ के। और इन्हें क्या कहा गया? मारवाड़ का प्रताप। अब देखो, आपको यह पूछ ले कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहा गया, तो राव चंद्रसेन। यदि ये पूछे कि इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा किसने है, तब याद रखोगे आप दो व्यक्तियों के नाम बता रहा हूं मैं, जिसमें से सबसे पहले याद रखना है विश्वेश्वर नाथ रेऊ। ठीक है, विश्वेश्वर नाथ रेऊ। और एक और नाम जो आपको ध्यान में रखना है वो है, यहां पे मैं पेन चेंज कर लेता हूं, वो है राम सिंह सोलंकी। राम सिंह सोलंकी। ठीक है, ये दो याद रखना जिन्होंने मारवाड़ का प्रताप कहा है राव चंद्रसेन को। अब देखो आगे बढ़ो। प्रताप का अग्रगामी या भूला बिसरा राजा भी कहा गया है, प्रताप का अग्रगामी भी कह देते हैं इन्हें। और द फॉरगॉटन हीरो ऑफ मारवाड़। ये फॉरगॉटन हीरो ऑफ मारवाड़ वाला यदि पूछे आपको कि किसने कहा, तब ध्यान रखना मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी भाई साहब क्यों है? मुहणोत नैणसी। तो पहली स्लाइड उनकी की चीजें याद हुई। एक तो जन्म मृत्यु तो देखो याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी की नहीं। एक तो पिताजी याद रखना है मालदेव, और मालदेव के बाद बना है चंद्रसेन। ठीक है, और स्वरूप देवी के प्रभाव से ही ये शासक बने। और यहां से उपाधियां आपको याद रखनी है। कोई ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता है नहीं, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, उपाधियां इतनी हार्ड नहीं है। चलिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। कल मैंने वैसे काफी सारी आप लोगों को पेंडिंग सारी की सारी पीडीएफ दे दी है। चलो, अब देखो, मालदेव को तो अपन पढ़ चुके, चंद्रसेन को थोड़ा व्यवस्थित पढ़ लेते हैं कि इनमें से क्या क्या प्रश्न आप लोगों के बनते हैं। रेडी? ओके। मालदेव ने चंद्रसेन को सिवाना और बिशनपुर की जागीर दी। ये यदि पूछे कि मालदेव ने चंद्रसेन को कौन सी दी थी उत्तराधिकारी बनाकर? सिवाना। ये सिवाना वर्तमान में कहां पड़ता है? बालोतरा जिले के अंदर। कहां पड़ता है? बालोतरा। और सिवाना को मैंने आपको पहले कल भी बताया था कि मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली किसे कहा जाता है?
वो सिवाना को कहा जाता है। जब भी इनके ऊपर संकट आता तो ये कहां जाते थे, सिवाना चले जाते थे। ठीक है, बिशुलपुर की जागीर भी थी। अपने भाई उदय सिंह से इन्होंने लोहावट का युद्ध भी लड़ा है, और ये लोहावट वर्तमान में कहां है, फलोदी के अंदर। वर्तमान में कहां है, फलोदी के अंदर। पहले अपन पढ़ते थे जोधपुर के अंदर, वर्तमान में लोहावट फलोदी के अंदर। तो देखो उदय सिंह से संघर्ष भी करना पड़ा। उदय सिंह और राम सिंह यहां से नाराज हुए, और बाद में नाराज होने पे कहां जाएंगे, जो इनके विपक्ष में होगा, और विपक्षी शासक था उस समय अकबर। तो चंद्रसेन का सौतेला भाई राम, फिर बाद में उदय सिंह भी चला गया, वो जो है नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया, और अकबर को बिड़ाने लगा। वहां से बिड़ाने लगा, उसका परिणाम क्या हुआ कि 1564 के अंदर, ठीक है, 1564 के अंदर हुसैन अली कुली खान को मारवाड़ पे भेजा गया। किसके विरुद्ध भेजा है, चंद्रसेन के विरुद्ध। क्या आप चंद्रसेन को परेशान करें और इसको जैसे तैसे हराना है। किसके कहने पर, राम सिंह वहां गया है, उसके कहने पर जोधपुर पर कब्जा किया। आप हुसैन अली कुली खान के यहां पे आक्रमण करने पे जोधपुर पे कब्जा कर लिया। तब सबसे पहले देखो मालदेव में भी अपन ने पढ़ा, तो वो भी कहा जाते हैं बादराजून की ओर जाते हैं। ठीक है, यहां पे भी यदि सबसे पहले पूछे कि जब 1564 का आक्रमण हुआ तब चंद्रसेन पलायन करके सबसे पहले कहां गए, तो गए हैं बादराजून। ठीक है, बादराजून के बाद में फिर सोजत होते हुए फिर चले जाते हैं सिवाना, लेकिन पहले गए कहां है, बादराजून। ठीक है, तो चंद्रसेन का पहला पलायन जो आपको ध्यान रखना है वो बादराजून ध्यान रखना है। ठीक है, सुभद्रा और अर्जुन के नाम से ये जो है क्षेत्र बसा हुआ था। बादराजून एक छोटा सा गांव है जो यहाँ के दुर्ग और महल के लिए पहचान रखता है। ये बादराजून का दुर्ग है जो देख पा रहे हो आप, और सुभद्रा और अर्जुन के नाम से इस क्षेत्र को बसाया गया था। अगली बात समझ में इनकी इमे में हार्ड बात करी कौन है, जो समझ में कौन आवा है। सिर्फ टू द पॉइंट अपन को ध्यान रखना है कि अच्छा ये हुआ। अच्छा, टू द पॉइंट में वापस मैं आपको यदि इस स्लाइड पे लेके चलूं तो देखो पहले तो सिवाना और बिशुलपुर जागीर थी। चलिए ये चीज याद हो गई, तब आप आओगे कि उदय सिंह से कौन सा युद्ध लड़ा है। उदय सिंह कौन सा है, मारवाड़ वाला, जो आगे जाकर इसके बाद ही मोटा राजा उदय सिंह के नाम से शासक बनने वाला है। उसके साथ में कौन सा युद्ध लड़ा है, लोहावट। लोहावट वर्तमान में फलोदी के अंदर। ठीक है, चंद्रसेन का सौतेला भाई राम सिंह वो है नाराज होकर अकबर के पास चला गया, और 1564 में वहां पे आक्रमण करवाया जो हुसैन अली कुली खान ने किया है। तब चंद्रसेन यहां से कहां चले गए, बादराजून। आगे बात समझ ले स्क्रीनशॉट। बादराजून चले गए, ठीक है, चंद्रसेन। अब इसके बाद देखो 1564 की बात थी, 1570 के अंदर अकबर आता है राजस्थान के अंदर। वैसे अकबर आता रहता था क्योंकि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जो है ये जाता रहता था, तो अकबर आता था। 1570 के अंदर नागौर दरबार का आयोजन किया गया। ये सीधा सीधा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि राजस्थान के अंदर जो है अकबर ने नागौर दरबार कब लगाया, तो 1570 में लगाया है। नागौर दरबार के अंदर कई सारे राजस्थान के राजाओं ने आकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो नागौर के अंदर नागौर दरबार लगाया। यहाँ पे शुक्र तालाब भी खुदाया था, ये ध्यान रखना। 1570 में नागौर दरबार में चंद्रसेन भी उपस्थित हुआ, राम सिंह भी था और उदय सिंह भी था। अब उदय सिंह और राम सिंह जो है एक तरीके से अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, तो ये जो है चंद्रसेन को पसंद नहीं आया। चंद्रसेन अपने खोए हुए प्रदेशों को वापस मांगने आया था, लेकिन उसे ये पसंद नहीं आया, तो वो वहां से वापस जो है चला जाता है। तो अकबर फिर नाराज हो जाता है, फिर पीछे सेना भेजता है। ठीक है, ये चीज है। 1571 में चंद्रसेन सिवाना प्रस्थान करता है। पहले गया था बादराजून, ठीक है, उसके बाद में अब कहा जाता है सिवाना। 1572 में राय सिंह, ये राय सिंह कौन सा है, ये बीकानेर वाला है। कौन सा है, बीकानेर का राय सिंह जो है उसे जोधपुर का प्रशासक बनाया जाता है 1572 के अंदर। 1573 में अकबर शाह कुली खान और राय सिंह और केशवदास मेड़तिया आदि को चंद्रसेन को विजिट करने के लिए भेजते हैं, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिलती है। चंद्रसेन आगे से आगे चले जाते हैं। ठीक है ना, 1572 से 1574 तक राय सिंह के अधीन ही जोधपुर रहा है। चंद्रसेन पत्ता राठौड़ पर सिवाना दुर्ग का भार छोड़ के, अब ये जब आक्रमण करते हैं ना 1573 में, तब सिवाना का दुर्ग है वो पत्ता राठौड़ के भरोसे छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं। अब जंगलों में पलायन किया है और वहीं से संघर्ष जारी रखते हैं, इसलिए महाराणा प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का प्रताप आदि कहा जाता है। ठीक है, अब ये घटनाक्रम कैसे है कि सर क्या हमें सन से याद रखना पड़ेगा, तो देखो एक तो 1564 याद रखना है, 1570 में नागौर दरबार है, वहां से जाएगा तो फिर पीछे अभियान करवाएंगे। तो 1571 में सिवाना जो है चंद्रसेन का सिवाना प्रस्थान होता है। 72 में राय सिंह को दे दिया जोधपुर का प्रशासन। 73 में भेजा है यहाँ पे इनको, फिर ये यहां से चल देते हैं। बस सिवाना से निर्वासन के दौरान चंद्रसेन का जो परिवार है वो पोखरण दुर्ग में सुरक्षित रहता है
और पोखरण दुर्ग में जो किले का आप ये कह सकते हो किलेदार जो होता है उसका नाम होता है आनंद राम पंचोली। क्या नाम होता है? आनंद राम पंचोली। ठीक है, पोखरण दुर्ग में सुरक्षित रहता है। यहां चंद्रसेन का रावल हर्राय से संघर्ष होता है और बाद में जो है हर्राय को पोखरण दुर्ग दे भी दिया जाता है। ठीक है ना। अपने अंतिम समय में चंद्रसेन से सोजत पर पुनः अधिकार कर लेता है, यानी अंतिम समय के अंदर चंद्रसेन से जो है चंद्रसेन सोजत पर पुनः अधिकार कर लेता है और 1581 के अंदर सिचिया सारण के अंदर चंद्रसेन की मृत्यु होती है। यानी संघर्ष जो है चलता रहता है, लेकिन चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मतलब अंतिम समय में देखो सोजत वगैरह वापस ले लेता है, किससे? मुगलों से ले लेता है, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। फिर एक टाइम पीरियड ऐसा आता है 1581 से लगा के 1583 तक, जब जोधपुर को खालसा घोषित किया जाता है। अच्छा, किसी क्षेत्र को खालसा घोषित करने का मतलब यह होता है कि उस दरमियान सीधा संचालन जो चलेगा वो केंद्र से चलेगा, यानी केंद्र यानी दिल्ली। ठीक है, यानी मेन जो सत्ता है, अब मुगलों की मेन सत्ता का दिल्ली और आगरा उस समय थी, तो वहीं से प्रशासन चलेगा, यानी यहाँ के राजा के फिर राज्य सरकार के अधीन मामला नहीं रहा है, सेंट्रल में चला जाता है। अगली बात समझ ले स्क्रीनशॉट। ठीक भाई, अब देखो, अब चंद्रसेन वाला तो हो गया, आपके जो राव चंद्रसेन आप लोगों को पढ़ना होता है वो चीज क्लियर हुई। अब चंद्रसेन, वैसे चंद्रसेन की जो मतलब समाधि बनी हुई है ना, सिच्चे सारण के अंदर समाधि भी बनी हुई है, वहां पे चंद्रसेन को घोड़े पे बिठाया हुआ दर्शाया गया है और 5 मूर्तियां हैं आगे स्त्रियों की। कहते हैं कि ये चंद्रसेन के साथ सती होने वाली उसकी रानियां थी। ध्यान में रखो, खाली ऐसा पूछा नहीं जाता प्रश्न। ठीक है, अब देखो मोटा राजा उदय सिंह, जिसको जब शासक बनने को नहीं मिला था चंद्रसेन बन गया था, तो मोटा राजा उदय सिंह अब शासक बनता है। मोटा राजा तो इसको कहा जाता है। ठीक है, और मोटा यानी ये मोटा था इसलिए नहीं, मोटा भाई बड़ा था इसलिए मोटा राजा। ठीक है, क्योंकि मोटा राजा ये बड़ा था, मोटा भाई अपने मारवाड़ी में कहते हैं मोटा। ठीक है, मोटा भाई है तो ये मोटा है। 1583 से 95 इनका टाइम पीरियड है और 81 से 83 तक ये मारवाड़ खालसा प्रदेश रहता है। ये चीज मैंने आपको बता दी कि खालसा क्या चीज होती है। ठीक है, फिर देखो मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला। अब यहां पे अभी तक मुगलों से अधीनता स्वीकार मारवाड़ के किसी शासक ने नहीं की थी। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजा मोटा राजा उदय सिंह। मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला मारवाड़ का पहला राजा मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, यानी कि 2 प्रश्न तो सीधे सीधे हैं, मुगलों की अधीनता और मुगलों से वैवाहिक संबंध। मारवाड़ का प्रथम राजा वो कौन है? मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, तो मुगलों की अधीनता और मारवाड़ का पहला शासक जिसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अब इसने अपनी पुत्री जगत गुसाई नाम मिलता है, जिसे जोधाबाई के नाम से जाना जाता था। अब थामू कई जना कहते कि सर जोधाबाई तो बारमल की बेटी ही। मैं सीरियल देखियोड़ा तो सीरियल और पिक्चरों वालों ने तो बहुत बिगाड़ा किया है। जोधाबाई वैसे ज्यादातर शासकों की बड़ी बेटी का नाम जोधाबाई होता था। इन्हें जोधाबाई इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये मारवाड़ की बड़ी पुत्री थी, तो जोधाबाई इनका नाम था। जगत गोसाई के नाम से जाना जाता था। इसकी जगत गोसाई की जो शादी है वो जहांगीर से की गई। ठीक है, जहांगीर से की और जहांगीर और इस जगत गोसाई का जो पुत्र था उसका नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से शासक बनता है। ठीक है, शासक ये बनता है। इसी समय जहांगीर से आमेर की एक राजकुमारी का भी विवाह होता है जो मानबाई होती है। ठीक है, शाह बेगम जिसको कहा जाता है मानबाई, उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम होता है खुसरो। तो खुसरो बहुत सुंदर राजकुमार था, लेकिन उसका दुर्भाग्य था कि वो शासक नहीं बन सका। खुर्रम शासक बनता, बदमाश था ये बेटा। ठीक है, तो ये शासक बनता है, ये यहां पे ध्यान रखना है। ठीक है, जगत गुसाई का भी नाम कई जगह मानबाई मिला है, इसलिए नाम ध्यान रखना है कि ये मानबाई जो है ये मारवाड़ वाली है, वो मानबाई आमेर वाली है। आमेर वाली के बेटे का नाम था खुसरो, जोधपुर वाली के बेटे का नाम है खुर्रम। शासक बना है जोधपुर वाली का बेटा। ठीक है, मैंने पूरी स्थिति क्लियर की है। नहीं समझ में आए तो 10 20 30 सेकंड पीछे जाके वापस सुन लेना, पूरा एकदम क्लियर करके बताया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लाहौर में मोटा राजा उदय सिंह की हो गई मृत्यु और इनके एक पुत्र किशन सिंह, जिन्होंने किशनगढ़ के अंदर जो है राठौड़ों की शाखा स्थापित की। यानी कि किशनगढ़ के राठौड़ भी अलग से पढ़ते हैं, तो वैसे आपके वो है नहीं सिलेबस में, इतना डीप में नहीं पूछा जाता। आपको तो सिर्फ ये ध्यान रखना है किशनगढ़ के राठौड़ों की शाखा स्थापित किसने की? इसने की। ठीक है, अब ये भी सूर सिंह जो है ये मोटा राजा उदय सिंह के ही पुत्र थे। मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था।
लाहौर में ही राज्याभिषेक। इनकी मृत्यु कहां हुई देखो, लाहौर के अंदर। इसका राज्याभिषेक कहां हुआ, लाहौर के अंदर। जहां मृत्यु हुई वहीं पे राज्याभिषेक। भाई आगे वंश जो चलाना तो है, ये एक परंपरा रही है। अकबर ने इन्हें सवाई राजा की उपाधि दी। भाई अकबर और जहांगीर दोनों का समकालीन था। अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी और जहांगीर ने रण रावत और फौज श्रृंगार नाम के हाथी भेंट किए थे इसे। ठीक है, क्या रण रावत और फौज श्रृंगार नाम के हाथी इसे भेंट किए थे, ये भी ध्यान रखना। यानी कि अकबर के समकालीन भी है और जहांगीर के समकालीन भी है। भाई बाप बेटा हा, तो इनके समकालीन। इनका नाम क्या है, सूर सिंह। तो देखो सूर सागर तालाब इन्होंने बनवाया। मोती महल और तलहटी महल का निर्माण भी जोधपुर के अंदर इनके द्वारा ही करवाया गया। इनके दरबार में प्रसिद्ध साहित्यकार माधोदास ददवाड़िया, इनके समय में देखो माधोदास ददवाड़िया ने राम रासों की रचना की। एक बार प्रश्न बना था यूं का यूं, और ये पूछे कि किसके समय, तो माधोदास ददवाड़िया ने इनके सूर सिंह के समय इसकी रचना की है। टू द पॉइंट बिल्कुल। और सूर सिंह वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बहुत कम सवाल देखे हैं सूर सिंह के एग्जाम में बनने वाले सवालों में से। लेकिन मोटा राजा उदय सिंह जो है ना, उसमें से ये सवाल जरूर बनते हैं। ये जगत गुसाई मानवाई वाला ये सवाल जरूर बनता है। तो इसमें इस स्लाइड में आपको मेन जो है वो यहाँ पे फोकस करना है कि इनका वैवाहिक संबंध जो किया है। तो ये भी ध्यान रह जाएगा कि भाई ये पहला है, ठीक है, पहला शासक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको टू द पॉइंट मैंने बताया, ये ध्यान रखना है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। भाई टू द पॉइंट ही चला अपा, ठीक है। और इसी के साथ अपनी शॉर्ट एंड स्वीट ये क्लास भी यहाँ पे पूरी हुई। आज तो बहुत बढ़िया शॉर्ट क्लास ही रही है। वैसे एक्चुअली ये है, आज शुक्रवार भी है और आप लोगों ने वो देखा होगा गिफ्ट वाला वीडियो, तो उसमें एक डेट नोट की होगी जो आज ही है। तो किसी कारणवश, वो कारण तो आप जानते हो, किसी कारणवश जो है अब मैं जा रहा हूं बाहर कहीं, तो इसलिए भाई क्लास तो पहले दे दी। इसमें वैसे टू द पॉइंट आपके बढ़िया है। आप इसको लिखोगे ना आधा पौना घंटा तो वैसे ही लगना है, ज्यादा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। बढ़िया आराम से लिखो, पढ़ो, मौज करो, राज करो। सोमवार को मिलेंगे और बढ़िया से अभ्यास करते रहना। और हाँ, पशु परिचर के फॉर्म बहुत जल्द खुलने वाले हैं। किसी तरह का भ्रम जो है वो पालना मत। अफवाहें बहुत फैलाई जाती है, अफवाहों में आना मत और अपनी पढ़ाई को नियमित जारी रखना। जो नियमित रहोगे ना, निश्चित रूप से आप उन लोगों से बहुत आगे होंगे जो अफवाह फैलाने का और अफवाह में विश्वास करने का काम करते हैं। भाई अब बहुत जल्द आप लोग देखोगे कि फॉर्म बनने वाले। ऐसा नहीं है कि सरकार चेंज हो रही है तो वो भर्ती जो है वो अब आएगी ही नहीं। भाई वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, पद खाली है। यानी कोई भी सरकार एडी कौन वे के जस लेवणु चुके, जस सगला ही लेनो चाहे, तो जस सब ले, भर्तियां ऐसे की ऐसे चलेगी, ठीक है। और पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। धीरे धीरे सने सने आप पढ़ रहे हो, ये सबसे बेस्ट है। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, ठीक है। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।